डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर 4 में हमने कल आपको बताया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है या मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, स्वरूप क्या है, विशेषताएं क्या हैं आदि बातें, ताकि आप वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने में, बढ़ाने में एजेंट का कार्य करती हैं। तो अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण, जिसको कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड और बाज़ारों का एकीकरण। ये दो बातें जो आपके सामने दी गई हैं, इनको सबसे पहले मोटे तौर पर आपको समझना पड़ेगा कि विदेशी व्यापार क्या है और बाज़ारों का एकीकरण क्या है। सामान्यतया व्यापार शब्द का क्या तात्पर्य होता है? व्यापार क्या होता है कि हम किसी वस्तु को बेचते हैं और उसके बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं, तो वह व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार का तात्पर्य विदेश व्यापार, जिसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं, कि जब कोई देश अपने वस्तुओं से, अपने यहाँ निर्मित वस्तुओं का दूसरे देशों में बेचता है तो वो निर्यात कहलाता है, और दूसरे देशों से जो वस्तुएं सामान्यतः खरीदता है उसे आयात कहते हैं। तो मोटे तौर पर आयात और निर्यात ही विदेशी व्यापार कहलाता है। देखिए, इसमें इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, इसमें विदेशी व्यापार की परिभाषा दी गई है। तो जो बात हमने आपको बताया कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको विदेशी व्यापार, जिसकी परिभाषा यहाँ दी गई है कि एक देश के उत्पादकों द्वारा शेष विश्व के देशों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। ये देखिए पॉइंट है यहाँ, निर्यात तथा शेष विश्व के देशों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आयात। तो इस तरह से आपने देखा, आयात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही फॉरेन ट्रेड होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही विदेशी व्यापार का आधार होता है। तो आपने देखा, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत कहते हैं कि गुलाम इसीलिए हुआ या विदेशी आक्रमण का शिकार इसीलिए हुआ, विदेशी शक्तियां बार बार आक्रमण करके भारत को गुलाम बना करके रखी, लगभग 800 साल तक हम गुलाम रहे। उसका मूल कारण रहा कि जितने भी लोग यहाँ आक्रमण किए आए, उनका मूल उद्देश्य विदेशी व्यापार ही था कि यहाँ में पर व्यापार बढ़ा करके अपने देश और अपने लिए अधिक से अधिक समृद्धि प्राप्त करना। तो आपने इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी यहाँ व्यापार के लिए ही, और इस तरह से किस तरह से उसने भारत को ब्रिटिश रूल का उपनिवेश बनाने में मदद की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दो टॉपिक जो है, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो विदेशी व्यापार किस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। अब यहाँ देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है जिन बातों को मैंने कहा कि आयात और निर्यात ही विदेशी व्यापार का आधार होता है। अब ये उदाहरण एक दिया गया है, चीन के खिलौने। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ये भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। देखिए, खिलौने निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिज़ाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण
चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत परिणाम इसका दूसरा क्या होता है कि भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने अब कम बिकते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, जब कोरोना महामारी आई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल कि भले भी थोड़ा महंगा पड़े, हमें चीनी सामानों की, चीन के बने सामानों की का बहिष्कार करना है। और हालांकि खुल करके नहीं कर सकते कि हम व्यापार बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ की जनता में जागरूकता पैदा करके। लेकिन एक उपभोक्ता के रूप में अक्सर लोग ये व्यवहार करते हैं कि जब उन्हें कोई चीज़ मार्केट में सस्ती मिलती है, भले वो दूसरे देश में बनी हो, तो लोग उसको क्रय करते हैं, जिससे देश की जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उन उत्पादकों को हानि होती है। तो स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को हानि होती है, क्योंकि उनको बनाने की टेक्नोलॉजी पुरानी सामान्यतया होती है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी से जब कोई चीज़ बनाई है तो वो उसकी उत्पादन लागत ज़्यादा पड़ जाती है, जिससे वो मार्केट में महंगा हो जाते हैं, कंपटीशन नहीं कर पाते विदेशी वस्तुओं के सामने। इस कारण से विदेशी चीज़ें हावी हो जाती हैं। विदेशी व्यापार का यह एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो उसे सस्ता और विश्व स्तर का प्रतिस्पर्धा के साथ कई विकल्पों वाली विभिन्न दुनिया में विभिन्न देशों में बनी हुई चीज़ें उसके सामने उसको मिल जाती हैं। नहीं, किसी ज़माने में जब नई आर्थिक नीति नहीं थी, 91 के पहले या सन 2000 के पहले की जो स्थिति थी कि नॉर्मली हम लोगों को बस वही चीज़ें दिखती थीं जो भारत में बनती थीं, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के आयात पर बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध लगा हुआ था। तो उस ज़माने में, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, विदेशी व्यापार बढ़ा, भारत में तमाम विकल्प उपलब्ध हो गए और भारत में भी विदेशी वस्तुओं का प्रवाह हो गया। यही कारण है कि आज आप मार्केट में निकलिए तो आप मार्केट में आपके सामने अनेक विकल्प और विश्व स्तर की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है बाजार का एकीकरण। बाजार का एकीकरण, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बाजार के एकीकरण में कि सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। ये देखिए, इस स्लाइड में आपको मैंने बता दिया, इस नोट्स को बना लीजिए। ये विदेशी व्यापार को हमने समझाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझाया, भारत में चीन के खिलौने का उदाहरण भी आपको बतलाया गया और बाज़ारों का एकीकरण। अब विदेशी व्यापार जब प्रारंभ होता है तो इससे बाज़ारों का एकीकरण कैसे होता है, ये 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं। इन्हीं को आप नोट्स में बना लीजिए। पहला है विभिन्न बाज़ारों में वस्तुओं का आवागमन। अब दुनिया के विभिन्न देशों से बनी हुई वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे अब ये नहीं कहा जा सकता कि केवल यही वस्तुएं ही उपलब्ध हैं अपने देश की ही बनी, बल्कि विश्व स्तर की सारी वस्तुएं आप आने से आवागमन प्रवाह शुरू हो जाता है, उपलब्ध होती हैं। दूसरा होता है उपभोक्ताओं के समक्ष अनेक विकल्प। ग्राहक जब बाजार में जाता है तो उसके सामने अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं कि ये लें, ये लें, ये लें, क्योंकि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न देशों की बनी हुई विकल्प उनके सामने उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि कार खरीदना है तो केवल एम्बेसडर और फिएट ही है, बल्कि आपके सामने दुनिया भर की तमाम कारें उपलब्ध रहेंगी। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लें, चाहे ऑटोमोबाइल को लें, या कॉस्मेटिक को लें, गारमेंट्स को लें, तमाम विकल्प बने हुए हैं। देखिए, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े शोरूम और विश्व स्तर की चीज़ें उपलब्ध हैं। तीसरा है सभी बाज़ारों में कीमतों में समानता।
अब बाज़ारों के एकीकरण होने से क्या हुआ, आयात निर्यात विदेशी व्यापार होने से, कि अब कोई भी उत्पादक किसी भी वस्तु की कीमत मनमाना अलग अलग बाज़ारों में वसूल नहीं सकता। जो वस्तु इस बाज़ार में एक बाज़ार में जो उसकी कीमत है, सामान्यतया दूसरे देश में भी उसी के आसपास उसकी कीमत होती है, तीसरे देश में भी उस लगभग वही कीमत होती है। इसलिए बाज़ारों में कीमतों में समानता होता है, अर्थात एक ही वस्तु की कीमतें विभिन्न बाज़ारों में एक समान होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा महंगी है, कहीं ज़्यादा कम है। तो एक ये पाया जाता है स्थिति, इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे बाज़ारों का एकीकरण हो जाता है। यानी एक ही प्रोडक्ट की एक ही तरह के मूल्य पूरी दुनिया में, तो एकीकरण ये हो गया। विभिन्न उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे कितनी भी दूरी हो। अब अलग अलग उत्पादक, चाहे अमेरिका का हो, जापान का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, अगर सब ये अलग अलग उत्पादक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आवागमन वस्तुओं और सेवाओं का फ्री है, तो फ्री ट्रेड है, तो उसमें कोई भी एक उत्पादक जो है वो अपने मनमाना कीमत नहीं ले सकता। उसे विश्व के अन्य उत्पादकों की कीमत को ध्यान में रखते हुए ही अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करनी होगी। इसलिए आपस में खूब कंपटीशन होता है। जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, खुल जाता है विदेशी व्यापार, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे कंपटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु की कीमत एक समान होती है, वस्तु की गुणवत्ता भी लगभग मिलती जुलती होती है, उपभोक्ताओं के सामने अनेक विकल्प होता है और उन्हें बाज़ार की पूरी जानकारी हो जाती है। अमेरिका का बाज़ार में क्या है, इंडिया के बाज़ार में क्या है, इंग्लैंड के बाज़ार में क्या है, जापान के बाज़ार में क्या स्थिति है, चीन के बाज़ार में इसकी क्या पोजीशन है, क्या कीमत है, और कौन सी गुणवत्ता किस वस्तु की कैसी है, सब सारा स्पष्ट होता है। तो इस तरह से यह जब स्थितियां जो पाई जाती हैं, इसी को कहते हैं बाज़ारों का एकीकरण हो जाता है। तो मुख्यतः ये 4 बिंदु आप रख लें: विभिन्न बाज़ारों में वस्तुओं का आवागमन, उपभोक्ताओं के समक्ष अनेक विकल्प, सभी बाज़ारों में कीमतों में समानता, और दूरी होने के बावजूद भी विभिन्न उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच बाज़ारों का एकीकरण विदेशी व्यापार के कारण होता है, जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में बढ़ाने में, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायक होता है।